केजरीवाल ने पर्दे के पीछे से फोर्थ ईयर के एक लॉ स्टूडेंट को मोहरा बनाकर उससे सीधे दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी जमानत के लिए याचिका लगवाई थी, जिसकी आज सुनवाई होनी थी। याचिकाकर्ता लड़के ने जोली एलएलबी बनने के जोश में वी द पीपुल ऑफ इंडिया नाम से याचिका लगाकर कहा था कि केजरीवाल की सुरक्षा खतरे में है, क्योंकि वह तिहाड़ जेल में कट्टर अपराधियों के साथ बंद है, जो बलात्कार, डकैती, हत्या और बम विस्फोट जैसे मामलों में अभियोजन का सामना कर रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल को उनका कार्यकाल पूरा होने तक ईडी और राज्य द्वारा दर्ज सभी आपराधिक मामलों में असाधारण अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए। रिहा होने के बाद केजरीवाल गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। मैं इस आशय का बॉन्ड व्यक्तिगत तौर पर भरने को तैयार हूं। सिरे से ही अजीबोगरीब यह आर्ग्यूमेंट सुनकर बेंच की सर से पांव तक सुलग कर राख हो गई। बेंच ने लोंडे से कहा, क्या लॉ स्कूल में तुम्हारी अटेंडेंस ठीक ठाक है? ऐसा लगता है कि तुम्हें कानून के बेसिक सिद्धांतों का ही ज्ञान नहीं है। यह याचिका कतई सुनवाई के योग्य नहीं है। कोई अदालत उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ लंबित मामलों में असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकती। मिलोड ने याचिका तो खारिज की ही, साथ ही अदालत का टाइम वेस्ट करने के लिए लोंडे पर 75,000 का जुर्माना भी ठोंक दिया। इसी के साथ आज केजरीवाल के एक और हथकंडे का अंत हो गया। वहीं दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट की ओर से एक और झटका लगा है। कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निजी डॉक्टर से परामर्श लेने की इजाजत की मांग वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर से नियमित मुलाकात और इंसुलिन मुहैया कराने की याचिका दी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की प्राइवेट डॉक्टर से नियमित मुलाकात की मांग खारिज की है। कोर्ट ने केजरीवाल के स्वास्थ्य की जांच के लिए एम्स डायरेक्टर के नेतृत्व में पैनल गठित किया है। एम्स का पैनल यह तय करेगा कि केजरीवाल को इंसुलिन दी जाए या नहीं। केजरीवाल ने अपनी याचिका में मांग की थी कि अपनी पत्नी की मौजूदगी में उन्हें डॉक्टर से नियमित 15 मिनट की मुलाकात की इजाजत दी जाए। अरविंद केजरीवाल की इंसुलिन की मांग को लेकर कोर्ट ने कहा, एम्स के डॉक्टर अरविंद केजरीवाल की इंसुलिन की मांग को लेकर कोर्ट ने कहा, एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में इसके लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए जो इस पर फैसला लेगा। बता दें कि अरविंद केजरीवाल डायबिटिक है और आम आदमी पार्टी लगातार उन्हें तिहाड़ जेल में इंसुलिन देने की मांग कर रही है। इसे लेकर कोर्ट में ईडी और केजरीवाल के वकील के बीच लंबी बहस चली थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने तिहाड़ अथॉरिटी को यह आदेश दिया है कि जब तक एम्स बोर्ड की मेडिकल रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक 15 दिनों में तिहाड़ जेल अथॉरिटी केजरीवाल के स्वास्थ्य से जुड़ी रिपोर्ट पेश करेगी। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल सुप्रिंटेंडेंट को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तिहाड़ जेल का प्रशासन दबाव में आकर झूठ बोल रहा है। उसके साथ ही उन्होंने अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की। केजरीवाल ने यह भी लिखा है कि डॉक्टरों ने उनके शुगर लेवल को लेकर कभी भी यह नहीं कहा कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली में कूटे गए गुलफाम। आप लोगों को जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग वाले कन्हैया कुमार तो याद ही होंगे। कल अपनी पार्टी की मीटिंग में बस पीटते पीटते रह गए। लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं में विरोध के स्वर लगातार मुखर होते जा रहे हैं। पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली से पार्टी उम्मीदवार कन्हैया कुमार को लेकर प्रदेश कांग्रेस की बैठक में जमकर विरोध किया, तो अब उत्तर पश्चिमी दिल्ली से उम्मीदवार उदित राज को लेकर विरोध तेज हो गया है। इस तरह का चुनाव लड़ा जा रहा है दिल्ली कांग्रेस द्वारा। पार्टी सूत्रों की माने तो कई पूर्व विधायकों ने दीपक बाबरिया के सामने राम मंदिर को लेकर जनवरी के महीने में जो टिप्पणी उदित राज की ओर से की गई थी, उसका मुद्दा भी उठाया गया। उनके इस बयान से जनता में काफी रोष है। पार्टी नेताओं ने कहा कि वे ऐसे में जनता के बीच वोट मांगने कैसे जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक पूर्व विधायकों की तरफ से जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद दीपक बाबरिया ने अपने इस्तीफे तक की पेशकश कर दी है।
सूत्र बताते हैं कि लवली ने बाबरिया से कहा कि या तो पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से वह समय ले अन्यथा वे खुद लेंगे ताकि उन्हें पार्टी नेताओं की भावनाओं से अवगत कराया जा सके। अगर संभव हो तो 3 में से 2 यानी कन्हैया कुमार और उदित राज की उम्मीदवारी बदल दी जाए। रविवार को प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने साउथ एवेन्यू स्थित अपने आवास पर उत्तर पश्चिमी दिल्ली के पूर्व विधायकों और मंत्रियों की बैठक बुलाई। इनमें प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली और करीब 20-25 बड़े नेता मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में ही पार्टी के कई नेताओं ने उदित राज का विरोध किया और बाबरिया को भी खूब खरी खोटी सुनाई। कहने को तो यह बैठक उदित राज को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंकने का आह्वान करने को रखी गई थी, लेकिन पहली बात यह रही कि बैठक में खुद उदित ही बवाल देखकर डर के मारे पहुंचे ही नहीं। दूसरे, बाबरिया या लवली के कुछ बोलने से पहले अन्य नेता फट पड़े। पूर्व मंत्री 4 बार के विधायक राजकुमार चौहान इस सीट से टिकट के लिए सर्वे में सबसे ऊपर थे। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने बाबरिया को आड़े हाथों लेते हुए उदित राज के नाम पर जमकर सुनाया। उनका कहना था कि क्षेत्र में सालों से वे काम करते आ रहे हैं और टिकट दे दिया गया एक बाहरी व्यक्ति को। इस बीच एक अन्य पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार ने भी उदित राज को प्रत्याशी बनाए जाने पर सवाल खड़े किए। सुरेंद्र कुमार बवाना से 3 बार विधायक रहे हैं। इसी सीट से टिकट पाने वालों में उनका नाम भी शामिल था। उनकी खरी खोटी के बाद भी बात वहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद बारी सुल्तानपुरी से 4 बार विधायक रह चुके जय किशन की थी। जय किशन गुस्से के साथ साथ इतने भावुक हो उठे कि वे तमाम वरिष्ठ नेताओं के सामने रो पड़े। उन्होंने कहा कि उनके राजनीतिक करियर को खत्म करने की साजिश की गई है। उदित राज को टिकट दिए जाने से वे और उनका पूरा परिवार बुरी तरह से आहत है। सूत्रों का कहना है कि जय किशन ने जेब से दवाइयां निकालकर टेबल पर रख दी और कहा कि उनका बेटा डिप्रेशन में चला गया है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव में उतार दिया है। इस सीट से कांग्रेस के पुराने नेता संदीप दीक्षित पहले से प्रयास कर रहे थे तो पार्टी में विरोध होने लगा। झगड़ा सुलझाने के लिए राहुल गांधी ने दिल्ली अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली से पंचायती करने के लिए कहा। मीटिंग शुरू होते ही झगड़ा शुरू हो गया। कन्हैया कुमार को गालियां दी जाने लगी। कुछ लोग तो कहते हैं कि कॉलर पकड़कर धकिया कर बाहर कर दिया। इस तरह का चुनाव लड़ा जा रहा है दिल्ली कांग्रेस के द्वारा। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। तो गुजरात में बीजेपी बिना चुनाव के लिए वोटिंग हुए एक सीट जीत गई है। सूरत सीट से बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल निर्विरोध जीत गए हैं। बीजेपी के मुकेश दलाल बिना चुनाव जीत गए। सभी कैंडिडेट ने अपना नामांकन वापस लिया। सूरत निर्वाचन अधिकारी सौरभ पारगी ने बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल को निर्वाचित होने पर प्रमाण पत्र सौंपा है। लोकसभा चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात से अच्छी खबर आई है। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार मुकेश दलाल वोटिंग से पहले ही निर्विरोध विजेता घोषित कर दिए गए हैं। इसकी वजह यह है कि आज सभी 8 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया है। बता दें कि पिछले 2-3 दिनों से सूरत लोकसभा सीट को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था, जिस पर आज विराम लग गया। ड्रामे की वजह यह बताई जा रही थी कि कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी के फॉर्म को लेकर बीजेपी की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई थी और इस मामले को लेकर कल यानी रविवार को सुनवाई हुई और कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा अमान्य कर रद्द कर दिया गया। इस सीट पर कुल 10 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन का पर्चा भरा था, जिसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो चुका है और बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल के खिलाफ कुल 8 प्रत्याशी थे। अब उन प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा वापस ले लिया है, तो इस स्थिति में भाजपा के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित हो गई है। सूरत सीट पर निर्दलीय व अन्य दलों के उम्मीदवारों ने पहले ही अपना नाम वापस ले लिया था। इसके बाद भाजपा के मुकेश दलाल और बसपा के प्यारेलाल 2 उम्मीदवार ही रह गए थे। हालांकि आज यानी सोमवार को नामांकन फॉर्म वापस लेने की प्रक्रिया के दौरान बसपा प्रत्याशी प्यारेलाल ने एक तरफ अपना फॉर्म वापस ले लिया, तो इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया है। इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी
रही है। वहीं कांग्रेस ने नामांकन खारिज का आरोप सरकार पर मढ़ दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार की धमकी के सामने सब डरे हुए हैं। कांग्रेस के नेता और एडवोकेट बाबू मांगूकिया ने कहा, हमारे तीनों प्रस्तावकों का अपहरण हुआ है। चुनाव अधिकारी को अभी फॉर्म पर हस्ताक्षर हुए हैं या नहीं, इसकी नहीं बल्कि अपहरण की जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हस्ताक्षर टेली किए बगैर फॉर्म रद्द करना गलत है। प्रस्तावकों के हस्ताक्षर सही है या गलत, इसकी जांच के बगैर फॉर्म रद्द करना गलत है। कांग्रेस ने आगे कहा, गुजरात की आवाम का आक्रोश भाजपा के खिलाफ है, जगह जगह भाजपा का विरोध है। चुनाव में हार के डर से घबराई और बौखलाई भाजपा ने कांग्रेस के उम्मीदवारों के फॉर्म निष्कासित करवाने के हथकंडे अपनाए हैं। 159 सूरत विधानसभा चुनाव के दौरान नामांकन पत्र में हस्ताक्षर करने वाले मुकर गए थे। फिर भी रिटर्निंग ऑफिसर ने जजमेंट उम्मीदवार के पक्ष में देकर फॉर्म स्वीकार किया था। आज सूरत से कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन पत्र में वैसे ही स्थिति है। संवैधानिक संस्था भारतीय चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी है कि चुप ना बैठे, संज्ञान ले और उम्मीदवार को चुनाव लड़ने की इजाजत दे। मुझे पूरा विश्वास है गुजरात की प्यारी आवाम का साथ, समर्थन और आशीर्वाद कांग्रेस को और मजबूत बनाएगा। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो की मुख्य बात, अगर सत्ता में आए तो मिडिल क्लास और बड़े अमीर उद्योगपतियों का धन लेकर 4 बीवी 40 बच्चे वालों को बांट देंगे। बांसवाड़ा की रैली में यही मोदी ने कह दिया तो कांग्रेसियों का दिमाग खराब हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में एक रैली में कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो देश की संपत्ति उन लोगों को बांट देगी जिनके अधिक बच्चे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो देश की संपत्ति को घुसपैठियों और जिनके अधिक बच्चे हैं उनके बीच वितरित किया जा सकता है। पीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 2006 के बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यक समुदाय को देश के संसाधनों तक प्राथमिकता से पहुंच मिलनी चाहिए। कांग्रेस ने बयान की निंदा की और कहा कि झूठ के जरिए फिर से हिंदू मुसलमानों को बांटने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने झूठ फैलाने का आरोप लगाया और दावा किया कि घोषणा पत्र में कोई मुस्लिम हिंदू संदर्भ नहीं है। रविवार को साझा किए गए एक वीडियो संदेश में खेड़ा ने प्रधानमंत्री को अपने दावे के समर्थन में सबूत प्रदान करने की चुनौती दी। खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में हिंदू मुस्लिम का कोई जिक्र नहीं है। हम प्रधानमंत्री को चुनौती देते हैं कि वह हमें दिखाए कि हमारे घोषणा पत्र में कहीं भी हिंदू या मुस्लिम शब्द लिखा है। खेड़ा के स्पष्टीकरण के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर 9 दिसंबर 2006 के तत्कालीन पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के भाषण का भी एक वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्होंने कहा था, हमें यह सुनिश्चित करने के लिए नवीन योजनाएं बनानी होगी कि अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यकों को विकास के लाभ को समान रूप से साझा करने का अधिकार है। संसाधनों पर उनका पहला दावा होना चाहिए। भाजपा ने पूछा है, कांग्रेस को अपने ही प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है। डॉक्टर सिंह ने यह टिप्पणी नई दिल्ली में राष्ट्रीय विकास परिषद की 52वीं बैठक में की थी। एक सोशल मीडिया यूजर ने एक्स पर वीडियो क्लिप पोस्ट करते हुए कहा, यहां मनमोहन सिंह कैमरे पर कह रहे हैं कि संसाधनों पर मुसलमानों का पहला दावा होना चाहिए। इसने राजनीतिक हलकों में बहस छेड़ दी है और कुछ लोगों ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री का बयान मनमोहन सिंह के कथन की विध्वंसक प्रकृति को प्रदर्शित करता है। कुछ लोगों के अनुसार डॉक्टर सिंह की टिप्पणियां भाजपा की कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति में शामिल होने के दावों को पुष्ट करती है। कांग्रेस नेता खेड़ा ने कहा, इस तरह का हल्कापन आपकी मानसिकता और आपके राजनीतिक मूल्यों में है। हमने युवाओं, महिलाओं, किसानों, आदिवासियों, मध्यम वर्ग और श्रमिकों के लिए न्याय की बात की है। क्या आपको इस पर भी आपत्ति है? कांग्रेस के घोषणा पत्र की अखंडता पर जोर देते हुए खेड़ा ने इसे समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब बताया है। उन्होंने कहा, हमारा घोषणा पत्र प्रधानमंत्री को आईना दिखाता है। अगर आप ऐसे झूठ बोलते रहे तो आपका पीएम नाम कूड़ेदान में चला जाएगा। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।